हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। बच्चे, हम लोगों का जो क्लास चल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस चल रही है। और किसी कारणवश सैटरडे को आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। अर्जेंट मुझे कहीं जाना पड़ गया था। तो आज उस पार्ट को हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्लास है। हालांकि दो टाइप बचे हुए हैं और दोनों तीन तीन चार चार क्वेश्चन के टाइप हैं। तो छोटी सी क्लास रहने वाली है, ज्यादा बड़ी नहीं जाएगी। ये पार्ट मैं सैटरडे में ही खत्म कर देता अगर हमारी सैटरडे में क्लास होती। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे होते। तो चलिए, कोई इशू नहीं है, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे और अपना जो नया चैप्टर है उसे हम कल कंप्लीट कल मतलब शुरू कर देंगे। अब जो आज की क्लास है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। भाई, ये मैं मानकर चलूंगा कि जितनी भी मैंने क्लासेस आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कराई हैं, 5 क्लास जो भी हमारी हुई हैं, ये मैं मानकर चलूंगा कि आपने उनका रिवीजन बहुत अच्छे से किया है। और ये कोई अपवाद, ये कोई एक्सेप्शन मैं नहीं मानकर चलूंगा कि किसी बच्चे ने कोई क्लास नहीं की होगी या फिर नहीं रिवीजन किया होगा, क्योंकि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करने वाले हैं। और जब हम किसी चीज को कंप्लीट करते हैं तो एट द एंड, यानी कि लास्ट क्लास में जितना भी अच्छा लेवल बन सकता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं मैं धीरे धीरे आपको करा रहा हूं। और आज के जो दोनों टाइप होने वाले हैं, ये दोनों टाइप एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आपके एग्जाम में अगर आए तो इनसे अच्छा लेवल नहीं बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ हानि से। कल से हम अपना डिस्काउंट यानी कि बट्टा चैप्टर शुरू करेंगे और 3 क्लास में बट्टे को, डिस्काउंट को खत्म कर देंगे और फिर उसके बाद अपना एक नया चैप्टर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, टाइप वाइज क्या है चीजें। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आज की क्लास को अगर आपको दोबारा भी देखना पड़े तो देख लेना, क्योंकि दोनों टाइप अच्छे हैं। एक बार अगर आपको समझ में आ गए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली है। ठीक है भाई? तो चलिए, अगला टाइप, जो भी आपका टाइप नंबर है बच्चे, वो बिल्कुल यहां पर आप डाल लेंगे, जो भी आपका टाइप नंबर होगा, है ना। तो अब दोनों टाइप, पता है क्या, दोनों टाइप थोड़े से मिलते जुलते हैं। आपको लगेगा कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है। मैंने थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग से दोनों टाइपों को अलग किया है। हालांकि दोनों टाइप हैं मिलते जुलते, दोनों में सिमिलरिटीज बहुत सारी हैं। अब जो ये टाइप मैं आपको कराने वाला हूं, ये टाइप है कि जब, थोड़ा सा हेडलाइन डाल लेते हैं हम, कि जब क्रय मूल्य दिया हो, दिया हो, जब क्रय मूल्य दिया हो, या फिर क्रय मूल्य के बारे में कुछ जिक्र किया हो, या फिर बोल दे क्रय मूल्य बराबर है, या फिर क्रय मूल्य इतना है, उसका इतना है, उसे इतने में खरीदा गया, उसे इतने में खरीदा गया, है ना, या फिर क्रय मूल्य का अनुपात इतना है। कुल मिलाकर जब क्रय मूल्य दिया गया हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस के बारे में कुछ ना कुछ जिक्र किया गया हो, फर्स्ट लाइन में ही, पहली लाइन में ही, तो उस टाइप को मैंने थोड़ा सा अलग रखा है। तो बच्चे, पहला सवाल है ये रहा। आप देखेंगे कि यार हाँ, कुछ ना कुछ तो क्रय मूल्य के बारे में जिक्र है। आप एक बार सवाल को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे क्या करना है इसमें। कुशल ने एक बाइक 50,000 में और एक साइकिल 20,000 रुपए में खरीदी। भाई, एक तो बाइक खरीदी है कुशल ने 50,000 में, और एक खरीदी है 20,000 रुपए में साइकिल। अब कह रहा है कि उसने बाइक को 10% लाभ पर बेचा और साइकिल को 20% की हानि पर बेचा। तो बताओ उसे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा, ये आपसे कह रहा है ना। तो यहां हमने देखा कि जो हम ये टाइप करने वाले हैं, ये वो टाइप है जिसमें हमें कॉस्ट प्राइस दिया होगा या कॉस्ट प्राइस के बारे में जिक्र किया होगा, क्रय मूल्य। अब मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि कुशल ने 50,000 में साइकिल और 20,000 में 50,000 में बाइक और 20,000 में साइकिल खरीदी है। मतलब यहां जो बात हुई है वो क्रय मूल्य के बारे में हुई है। ये बात आपको क्लियर है? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल क्लियर है, यहां बात क्रय मूल्य के बारे में हुई है। तो करना क्या है बच्चे, जो भी क्रय मूल्य का रेशियो है ना, सबसे पहले क्रय मूल्य है उसका रेशियो लेते हैं। मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए हैं, याद करो, मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको परसेंटेज में कराए हैं, है ना। तो आपको पता चलेगा यस सर। तो यहां मैंने लिखा बाइक और यहां मैंने लिखा साइकिल। तो आप जरा मुझे बताना, बाइक का क्रय मूल्य कितना है? 50,000। और साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? 20,000। तो जरा इनका रेशियो बताना कितना होगा? 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। तो भैया कॉस्ट प्राइस का अनुपात आ गया 5:2। कितना आ गया कॉस्ट प्राइस का अनुपात?
5:2, क्रय मूल्य का रेशियो 5:2 आ गया। अब आप देखो कि उसने बाइक को 10% के लाभ पर बेचा। भैया बाइक रही ये 10% का लाभ, तो प्लस का 10 लिखो यहां 10%। और साइकिल को उसने 20% की हानि पर बेचा। बच्चा अगर उसने हानि बोला है ना तो यहां माइनस लिखो, माइनस का 20। अब याद करो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ना, जहां मैंने रेशियो लिया था और नीचे परसेंटेज लिया था और ओवरऑल परसेंट निकाला था, कितना होता है याद करो, बिल्कुल आ गया होगा आपको याद। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने कहा सबसे पहले इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो ले लो, आपने ले लिया। फिर मैंने कहा कि भैया बाइक को 10% लाभ तो प्लस का 10%, साइकिल को 20% हानि माइनस का 20%। अब क्या करना है, इनकी गुणा कर दो, तो 10 की 5 में गुणा करेंगे 10 पंजे 50, और 2 की -20 में करेंगे तो माइनस का 40। कितना, माइनस का 40। ठीक है, ओवरऑल हमें निकालना है, ओवरऑल कैसे निकलेगा, तो बच्चे ओवरऑल के लिए 50 -40, माइनस का साइन है ना, -40 बटे जो यहां टोटल हमने रेशियो लिया है, इनको जोड़कर बटे कर देंगे, 5 और 2 7। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50 में से 40 गए 10 और 10 बटे 7%। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 10 बटे 7% का गेन। तो इस तरीके से जब भी आपसे ओवरऑल पूछेगा तो आप इस तरीके से कर सकते हो, क्रय मूल्य दिया होना चाहिए। ये टाइप वही है जहां कॉस्ट प्राइस के बारे में कुछ जिक्र होगा, तो आप क्रय मूल्य का रेशियो लोगे। अगर उसने विक्रय मूल्य के बारे में जिक्र किया होगा, आप कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर विक्रय मूल्य दिया हो क्रय मूल्य ना दिया हो, वो अगला टाइप है, वो टाइप अगला है। इस टाइप में मैं करा रहा हूं जब क्रय मूल्य के बारे में जिक्र हो। तो क्रय मूल्य का मैंने रेशियो ले लिया, फिर मुझसे कहा बाइक को 10% लाभ और साइकिल को 20% हानि, मैंने ओवरऑल निकाला 10 पंजे 50, 20 दूनी 40 माइनस का, तो 50 - 40 बटा टोटल रेशियो को जोड़ा 7, तो आपका आ गया 10 बटे 7% गेन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस चीज को आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो, हालांकि एलिगेशन हमने अभी पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने उसको एलिगेशन से आपको नहीं कराया। चलो एक बार अगर आप चाहते हो तो मैं आपको इसे ना एलिगेशन से भी करा देता हूं कि इसका जो एलिगेशन मेथड होगा उसे कैसे हम इसमें लगा सकते हैं। रेशियो तो आपको उसमें भी चाहिए, क्रय मूल्य का रेशियो तो आपको उसमें भी चाहिए, एलिगेशन में भी। अब आप देखो यहां एक बार मैं एलिगेशन मेथड लगाता हूं। एक तरफ मैंने बाइक लिखा और एक तरफ मैंने साइकिल लिखा। बाइक 10% प्रॉफिट है तो प्लस का 10%, और जो साइकिल है वो 20% का नुकसान है तो माइनस का 20%। और हमसे पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, है ना भाई, हमसे पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, तो वो सेंटर में रखते हैं। और नीचे जो रेशियो आएगा बच्चे वो आएगा आपका क्रय मूल्य का, दैट इज 5 और 2। ठीक है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत एलिगेशन पढ़ा होगा उनको ये चीज क्लियर होगी, नहीं तो आप जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले वाले मेथड से जा सकते हैं। अब हमें जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट है वो सेंटर वाली वैल्यू होती है, वो हमको चाहिए। तो उसके लिए भी यही करते हैं भैया, इन दोनों की गुणा करो 10 पंजे 50, इन दोनों की गुणा करो 20 दूनी 40 और माइनस का 40 क्योंकि हानि हुई है, बटा और दोनों रेशियो को जोड़कर डिवाइड कर देते हैं, 5 और 2 7। तो यहां से भी कितना आएगा 10 बटा 7, जो हमने वहां से किया था यहां से भी वही है। बात वही है, बस चीज को ना रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, बस और कुछ नहीं है। ओके, अगले सवाल पे चलो मैं आपको लेकर चलता हूं। अगला सवाल क्या है, ये सवाल देखेंगे भैया। ये सवाल देखो, राम 3500 में 2 घड़ी खरीदता है। ओके, एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचकर वह पूरे सौदे में ना तो लाभ कमाता है और ना हानि कमाता है। तो बताओ प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, प्रत्येक घड़ी का। मैंने कहा ना ये टाइप वो है जिसमें वो क्रय मूल्य के बारे में जिक्र करेगा। पिछला सवाल भी उसने 50,000 और 20,000 में साइकिल और बाइक को खरीदा था, क्रय मूल्य था। यहां उसने कहा 3500 में 2 घड़ी खरीदी है। अब कौन सी घड़ी कितने में खरीदी है हमें नहीं पता, लेकिन 3500 में दोनों घड़ी खरीदी है। कह रहा है एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को
10% की हानि पर उसने बेचा। तो पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ और ना हानि हुई। आप मुझे बताओ, आप दो घड़ी लेकर आते हो, आप खुद ये चीज प्रैक्टिकल सोचो। आप दो घड़ी लेकर आते हो, दोनों का आप 3500 रुपए देते हो। अब आकर आप उन्हें बेचते हो। एक घड़ी को आपने बेचा प्रॉफिट पर, यानी कि उस घड़ी को बेचकर आपको लाभ हो गया, और दूसरी घड़ी को बेचा आपने हानि पर, यानी कि उसे बेचकर आपको नुकसान हो गया। यानी कि जिस मूल्य पर आप खरीद कर लाए थे उससे भी कम में आपको बेचना पड़ा। और ऐसा करके आपने ओवरऑल देखा तो 3500 रुपए ही आपकी जेब में आए। आपने देखा यार, मैं 3500 में खरीद कर लाया था दोनों घड़ी, एक घड़ी को मैंने लाभ पर बेच दिया, एक को हानि पर, और ओवरऑल तो तब भी मेरी जेब में 3500 आए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन पर रहा हूं। ना तो मुझे लाभ हुआ है ना मुझे हानि हुई है। ओवरऑल ये होता है नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन जो होती है। अब कह रहे कि बताओ दोनों घड़ी कितने पर खरीदी है। एलिगेशन मेथड ऐसे सवालों के लिए सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट है ना। क्रय मूल्य दिया है दोनों का 3500, तो क्या करना होता है बच्चे? सबसे पहले एलिगेशन मेथड सबसे बेस्ट होता है। एलिगेशन मेथड बिना कोई कंफ्यूजन के सबसे बेस्ट मेथड मानता हूं इस तरह के सवालों का। उसने कहा एक घड़ी को तो 25% के लाभ पर बेचा है, तो प्लस का 25% लिख दो। दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचा है, तो माइनस का 10% लिख दो। और बच्चे अब अगर उसने एक बात बोली है ना, सुनो सामने देखो, उसने अगर एक बात बोली है कि पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है, नो प्रॉफिट नो लॉस, पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कि आपको जो सेंटर में रखना है ना, वो ओवरऑल 0% रखना है। ना तो आप प्लस का कोई परसेंट रख सकते हो, क्योंकि अगर सेंटर में आप प्लस का कोई परसेंट रखोगे तो मतलब आप कहना चाह रहे हो लाभ हुआ है। आप माइनस का कोई भी परसेंट नहीं रख सकते हो, रखोगे तो आप कहना चाह रहे हो हानि हुई है। लेकिन अगर सवाल ने बोला है पूरे सौदे में ना तो लाभ ना हानि, तो एक साइड में कोने पे लिख लो कि 0% का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन। ना लाभ ना हानि की जो कंडीशन होती है वो 0% होती है। तो पूरे सौदे का जो होता है वो बीच में रखा जाता है। ओके, अब आप बड़े में से छोटा घटाओ भाई, 25% में से 0 घटाओगे 25 ही आएगा, और 0 में से माइनस का 10 घटाओगे, 0 माइनस माइनस का 10, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो 10% आएगा और ये 25% ही रहेगा। भैया रेशियो कितना आ गया? 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25। बच्चे नीचे जो रेशियो आया है ये क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया है। मैं फिर से समझाता हूं, देखना। सवाल ने कहा कि राम ने 3500 में दो घड़ी खरीदी। कौन सी घड़ी कितने में खरीदी नहीं पता, लेकिन ये हम जानते हैं कि एक को उसने 25% लाभ पर बेचा, दूसरे को 10% की हानि पर बेचा, और ओवरऑल उसे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना तो लाभ हुआ है और ना ही उसे हानि हुई है। तो मैंने कहा एक घड़ी 25% लाभ, एक घड़ी 10% की हानि, तो माइनस का 10, और ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है 0% होता है। मैंने एलिगेशन लगाया, 25 में से 0 घटाया 25 ही आ गया। 0 में से 10 माइनस का घटाओगे तो माइनस और माइनस प्लस होकर ये 10% आ जाएगा। रेशियो आया 2:5, जो कि क्रय मूल्य का रेशियो है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं 5 और 2 7, तो भैया मुझे मिलेगा टोटल कितना क्रय मूल्य है? 3500। तो एक यूनिट का मान कितना है? 500, एक यूनिट का मान। तो हमसे बोला है प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? 1000, और 5 यूनिट का मान कितना होगा? 2500। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे चले। ये रहा सवाल, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैंने कहा ना, जो आज की क्लास है ये प्रॉफिट लॉस की लास्ट क्लास है। इसमें जितने भी अच्छे सवाल हो सकते हैं, जितना भी अच्छा लेवल का सवाल एग्जामिनर बना सकता है, वो सारे मैं आपको कराऊंगा। तो आपको अगर क्लास 2 बार भी करनी पड़े तो कर लेना, क्योंकि इसमें बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस आज आपको मिलेंगे यहाँ। चलिए, एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत
4158 थी। उसने एक वस्तु 15% की हानि पर बेची और दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे ताकि कोई प्रॉफिट या लॉस परसेंट ना हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन से करेंगे, लेकिन यहां कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें आपको सवाल की लैंग्वेज से ही अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। एक बार सवाल को फिर से पढ़ते हैं। एक आदमी ने दोनों वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 4158 है। अभी रुको, सामने देखो सभी लोग, सवाल को पढ़ना बंद करो, टेंशन लेना बंद करो, सामने देखो और जितना मैं कहूं उतनी लाइन को पढ़ना, केवल यहां से लेकर यहां तक की लाइन को पढ़ो और मुझे बताओ आप क्या समझे यहां से यहां तक। आप कहोगे कि सर उसने बोला है कि प्रत्येक की कीमत 4158 है। फिर से पढ़ो, प्रत्येक की कीमत 4158 है। इस बात से मतलब है कि दोनों का क्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु को भी अगर 4158 में खरीदा होगा तो दूसरी वस्तु को भी 4158 में ही खरीदा होगा। ये बात आपको क्लियर हुई? यस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सीपी जो है बच्चे वो बराबर होगा? सीपी जो है वो बराबर होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्रय मूल्य का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा? भाई अगर क्रय मूल्य समान है दोनों वस्तुओं का, उसने बोला ना प्रत्येक को 4158 में खरीदा, तो इसका मतलब है दोनों का क्रय मूल्य बराबर है। और अगर क्रय मूल्य बराबर है तो क्या मैं क्रय मूल्य का रेशियो 1:1 लिख सकता हूं या 1:1 लिख सकता हूं? ये पहली लाइन से हमने डिड्यूस किया, ये निष्कर्ष निकाला हमने कि दोनों की कीमत अगर 4158 है तो दोनों का क्रय मूल्य बराबर है, और दोनों का क्रय मूल्य बराबर है तो भैया उनके क्रय मूल्य का रेशियो 1:1 होगा इसको। ठीक है, अब आप एलिगेशन लगा दो। उसने कहा एक वस्तु को 15% की हानि, बच्चा मैंने यहां लिख दिया 15% की हानि, -15%। दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, ये दूसरी वस्तु का प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है ताकि कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो, यानी कि ओवरऑल उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हो। यहां भी हमें 0% रखना है ना। उसने कहा ना कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि कोई लाभ या हानि ना हो, ओवरऑल कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो, तो बीच में हम 0% को रखेंगे। बस नीचे रेशियो बना लो, जरूरत नहीं है रेशियो, क्योंकि हमें सीपी का रेशियो 1:1 दिया हुआ है क्रय मूल्य का। मैं फिर से समझाता हूं, सामने देखो। उसने कहा एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी और दोनों प्रत्येक का जो क्रय मूल्य है 4158 है। तो हमने देखा यार प्रत्येक को 4158 में खरीदा तो दोनों का सीपी बराबर है, कॉस्ट प्राइस बराबर है। अब सवाल ने कहा अगर सीपी बराबर है तो उनका रेशियो 1:1 होगा, 1:1, 1:1। अब उसने कहा पहली वस्तु को 15% की हानि, तो माइनस का 15% लिखा। अब कह रहा दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, ये वाला आपसे प्रॉफिट कह रहा है ताकि ओवरऑल उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया कि नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है बीच में हमें 0% को रखना होगा, और नीचे हमने क्रय मूल्य का रेशियो 1:1 लिख दिया। अब बच्चे बड़े में से छोटा घटाना है, बड़ा यहां 0 है क्योंकि माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है, तो ये आ जाएगा 15। वह माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक यूनिट का मान कितना है बच्चे, 15। तो एक यूनिट का मान यहां भी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर अगर यहां एक यूनिट 15 है तो यहां भी एक यूनिट का मान 15 होगा। तो भैया 0 में 15 जोड़ देंगे तो 15% ही आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा ये रहा 15%। कुछ टेंशन लेना ही नहीं पड़ी आपको, है ना। बड़े में से छोटा घटाया, ये आ गया, बड़े में से छोटा घटाएंगे 15 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो ये होता है आपका एलिगेशन मेथड। बहुत अच्छा मेथड है ये, ठीक है। इसको मैं एक सेकंड मेथड से भी करा सकता हूं अगर आप चाहते हैं तो। चलिए सेकंड मेथड भी आपको मैं बता देता हूं बच्चे, इसका क्या है सेकंड मेथड। क्या है इसका सेकंड मेथड? भाई अगर उसने बोला है कि सीपी बराबर है, अगर उसने बोला है कि क्रय मूल्य बराबर है, तो क्या मैं दोनों का क्रय मूल्य 100 100 मान लूं,
कि पहली वस्तु को भी 100 रुपए में खरीदा होगा, दूसरी को भी 100 में। मैं 4158 नहीं मान रहा, मैं अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना चाह रहा हूं। उसने कहा कि प्रत्येक को 4158 में खरीदा है, इस बात से मैंने ये समझ लिया कि भैया दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है। अब चाहे मैं 4158 मानूं, चाहे मैं 100 मानूं, चाहे मैं 1000 मानूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने आंसर परसेंट में पूछा है। तो मैंने मान लिया कि अगर क्रय मूल्य बराबर है तो दोनों का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, पहली का भी दूसरी का भी बराबर है भाई यहां भी। अब कह रहा है पहली को तो 15% की हानि पर बेचेगा। बच्चे अगर यहां 15% की हानि पर बेचेगा तो यहां 15 का नुकसान हो जाएगा, माइनस का 15। और अगर इधर माइनस का 15 है तो यहां प्लस का 15 होना चाहिए। क्यों? -15 और +15 जीरो बनाएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर ना तो लाभ है और ना हानि है। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन मैंने क्या बोली थी आपको? जीरो बोली थी ना। तो अगर यहां 15% का नुकसान हो गया पहली पर सवाल के हिसाब से, तो यहां प्लस का 15 होना पड़ेगा, तभी तो माइनस और प्लस जोड़ के जीरो बनाएगा। तो प्लस का 15 है कितने पर? 100 पर, बटा 100 गुणा 100, यानी कि दूसरे पर कितना हो जाएगा? 15% का लाभ। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगता है। तो ये वाला टाइप क्लियर है कि जब क्रय मूल्य दिया हो। अब आते हैं बच्चे जब विक्रय मूल्य दिया हो, आते हैं अगले टाइप की तरफ कि जब टाइप अगला है डाल लेना ये। ठीक है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी टाइप नंबर है डाल लेना, स्टार बनाकर लिखना। जब विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य समान हो, जब विक्रय मूल्य समान हो, बराबर हो। और दूसरी कंडीशन है एक वस्तु को, एक वस्तु को A% के लाभ पर, लाभ पर बेचा जाए, बेचा जाए। एक वस्तु को तो A% लाभ पर बेचा जाए और दूसरी वस्तु को, दूसरी वस्तु को, दूसरी वस्तु को उतने ही परसेंट यानी कि A% की हानि पर बेचा जाए, हानि पर बेचा जाए। एक वस्तु को तो A% के लाभ पर बेचा जाए और दूसरी वस्तु को उतने ही परसेंट की हानि पर बेचा जाए। ये अभी कंडीशन आपको सवाल को देखकर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। अभी आप फिलहाल यहां फोकस करो कि जब विक्रय मूल्य समान यानी कि विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। ये जस्ट फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, आप अपनी तरफ से ये दिमाग मत लगाना कि सर अगर समान ना हो, अगर बराबर ना हो, ऐसा क्वेश्चन अपने दिमाग में मत लेकर आना। ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, पैटर्न फिक्स होता है कि भैया विक्रय मूल्य समान है, इक्वल है, एक वस्तु को A% के लाभ पर बेचा गया और जितना इसे लाभ पर बेचा गया है दूसरी वस्तु को उतने ही परसेंट की हानि पर बेचा जाएगा। और ऐसा करने पर आपसे पूछेगा कि बताओ ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो याद रखना ऐसे केस में जो ओवरऑल होता है ना, ओवरऑल उसे हानि होती है, ओवरऑल उसे हमेशा हानि होगी। और कितनी होगी? A² बटे 100% की। ये चीज आप स्टार बनाकर बॉक्स में बंद कर लो, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि जब विक्रय मूल्य समान होगा और एक वस्तु को A% के लाभ पर बेचा जाएगा, दूसरी वस्तु को उतने ही परसेंट की हानि पर, परसेंट दोनों का सेम रहना चाहिए, एक को लाभ पर एक को हानि पर। और आपसे कहेगा बताओ ओवरऑल क्या होगा, तो याद रखना ऐसे केस में ओवरऑल हमेशा हानि होती है। और हानि कितनी होगी? हानि होगी A² बटा 100% की। पहला सवाल मैं आपको देता हूं इसके ऊपर और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें दिमाग लगाएंगे। पहले आपको क्या करना है बच्चे, आपने जो कंडीशन मैंने लिखवाई है वो कंडीशन ढूंढनी है सवाल में कि सर ने जो कंडीशन लिखवाई है क्या वो फुलफिल हो रही है, क्या वो इस सवाल में लग रही हैं सारी कंडीशन कि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, जितना परसेंट एक वस्तु को लाभ पर बेचा जाए दूसरी वस्तु को उतने ही परसेंट की हानि पर बेचा जाए। ऐसे केस में ओवरऑल हानि होगी, लाभ कभी नहीं होगा। और कितनी होगी हानि? A² बटा 100% की। तो कह रहा है कि एक व्यापारी दो मशीन को 15,000 प्रति मशीन की दर से बेचता है, 15,000
प्रति मशीन। अभी रुको, इस लाइन पे फोकस करो जिसमें मैं कह रहा हूं 15,000 प्रति मशीन की दर से बेचता है। 15,000 प्रति मशीन की दर से बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब हुआ उनका जो सेलिंग प्राइस है ना वो बराबर है। भाई प्रति मशीन की दर से बेचता है मतलब जितने रुपए में पहली मशीन को बेचा है उतने ही रुपए में दूसरी मशीन को बेचेगा, उतने ही रुपए में। अब आपसे कह रहा है एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, ओके, और दूसरी पर उसे 40% की हानि हुई। लेकिन यहां कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई। जितना परसेंट लाभ है उतना परसेंट हानि नहीं है। तो यहां पर आप a² बटा 100 नहीं लगा सकते हो। यहां करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूं। कह रहा पूरे सौदे पर हानि प्रतिशत क्या है? पूरे सौदे पर हानि प्रतिशत क्या होगी? तो कैसे करेंगे इस सवाल को, बताओ। यहां पर तो चलो विक्रय मूल्य समान है, लेकिन एक पर 20% लाभ हो गया, दूसरे पर 40% की हानि हो गई। तो फिर हमारा पूरे सौदे पर लाभ या हानि परसेंट हमसे पूछ रहा है। देखो अब मैं आपको बताता हूं इस सवाल को करना कैसे है। बच्चे उनका क्रय मूल्य मान लेता हूं मैं ए बी। देखना आप इसको बहुत अच्छे से करने वाले हो। पहले का क्रय मूल्य ए, दूसरे का क्रय मूल्य बी। मैंने मान लिया कि पहले को ए रुपए में खरीदा होगा, दूसरे को बी में। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर उसने 20% का उसे लाभ हुआ, या एक सेकंड रुको, एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 40% की हानि, फिर हम ना क्रय मूल्य निकाल ही लेते हैं इनका। सेलिंग प्राइस बराबर है ना। बच्चे मुझे एक बात बताओ, एक चीज सुनो सामने। अगर एक पर उसे 20% का लाभ हुआ किसी एक वस्तु पर, ये मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा चुका हूं। अगर किसी वस्तु पर 20% का लाभ होता है तो उसे कितने परसेंट में बेचा जाएगा, ये जल्दी से बताओ। अगर किसी वस्तु पर 20% का लाभ होगा, मैं पहली वस्तु की बात कर रहा हूं, अगर उस पर 20% का लाभ है तो उसे बेचा कितने में जाएगा? आप कहेंगे सर बेचा जाएगा 120% में। और दिया कितना है सेलिंग प्राइस? 15,000। तो यहां से क्रय मूल्य निकालो भाई। 1% कितना होगा? 15,000 बटा 120, है ना भाई। ये कितना जाएगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। तो 100% का मान कितना होगा? 12,500। ठीक है भाई। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपने निकाल दिया। 100% का मान मतलब पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपने निकाल दिया। दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य आप निकालो। आप देखो कि अगर उसने दूसरी वस्तु को 40% की हानि पर बेचा है तो कितने परसेंट में बेचा होगा? तो आप कहेंगे, ये तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य मैंने निकाल दिया। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी वस्तु की। अगर दूसरी को 40% की हानि पर बेचा है तो बच्चे क्या आप कह सकते हैं कि सर 60% में बेचा होगा? 60% में बेचा होगा, क्या ये बात क्लियर है आपको? यस। तो 60% का मान कितना है भैया? 15,000। तो यहां भी 100% का मान निकालो। इसका सेकंड मेथड शॉर्ट भी बता दूंगा मैं, फिलहाल इस पे फोकस करो। 15,000 बटे 60, जीरो से जीरो गया, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो भैया इसका 100% कितना होगा? इसका 100% हो जाएगा 25,000। 250 को गुणा करेंगे ना 100 से, तो भैया इसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 25,000। पहली का क्रय मूल्य 12,500, दूसरी का क्रय मूल्य 25,000। आपसे पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? ओवरऑल। तो बच्चे ओवरऑल अगर हमें निकालना है तो कुल सेलिंग प्राइस, कुल क्रय मूल्य निकालो पहले, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो। तो 25,000 प्लस 12,500, कुल क्रय मूल्य निकाल रहा हूं मैं 12,500। तो ये आ जाएगा 37,500। और कुल सेलिंग प्राइस कितना होगा? भाई एक वस्तु का अगर 15,000 है तो दूसरी का भी 15,000 होगा। पहली का 15,000 तो दूसरी का भी 15,000। तो ये आ जाएगा 30,000। अब आप एक चीज देखो कि किसी वस्तु को 37,500 में खरीदा गया और 30,000 में बेच दिया गया, तो नुकसान हो गया ना।
कितना हो गया, नुकसान हो गया। तो आप कहेंगे सर हानि हुई है कितनी, हानि हुई है 7,500 की। और परसेंट में निकालनी है तो क्रय मूल्य कितना है 37500, नीचे रखेंगे और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 से जाएगा, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, और यहां 15 से जाएगा 20 बार। आप कहेंगे 20% का नुकसान हो गया सर, 20% का लॉस, ये रहा 20% लॉस। आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा मेथड हो गया, बहुत सारे लोगों के तो सर के ऊपर से जा रहा है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको आना चाहिए। जब आप इसको दूसरे बार इस क्लास को देखोगे ना, तो इस वाले मेथड को भी जरूर देखना। मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बताने की कोशिश करता हूं। चलिए भाई, शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है बच्चे, इसमें जरा देखते हैं। चलो देखते हैं भाई। एक बात बताओ मुझे, सामने देखो, दिमाग से निकाल दो सारी चीजें और सामने फोकस करो, कमेंट करना बंद करो, सामने देखो। मुझे एक बात बताओ, एक तरफ अगर मैं यहां क्रय मूल्य, एक तरफ विक्रय मूल्य, और एक तरफ प्रॉफिट या लॉस जो भी उसे हुआ है मैं लिख देता हूं, और आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। बस सामने देखो, एक बार आप सामने देखो। मुझे एक बात बताओ, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, इसमें तो आप परफेक्ट है, 1/5 होता है सर, होता है कि नहीं, यस। 40% की हानि दूसरी वस्तु को, 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, इसमें भी आप परफेक्ट हो, 2/5 होता है। ये तो मैंने परसेंटेज के जमाने में आपको लिखवा दिया था टेबल में। अब आप देखो कि एक वस्तु को अगर 20% के लाभ पर बेचा गया है, 20% के प्रॉफिट पर, इसका मतलब है 1/5 का लाभ है। मतलब 5 रुपए में अगर खरीदा गया, 5 रुपए में अगर खरीदा गया तो लाभ है 1 रुपए का। कितने रुपए का लाभ है बच्चे, 1 रुपए का। और बेचा कितने में गया होगा, 6 रुपए में। अगर 5 रुपए में खरीदा गया है तो 1 रुपए का लाभ है, और कितने में बेचा गया है, 6 रुपए में। अब कह रहा है दूसरे को 40% की हानि है, यानी कि 2/5। मतलब 5 रुपए में खरीदा गया है, 2 रुपए का लाभ, हानि हुई है, सॉरी 2 रुपए की हानि हो गई भाई, 5 में खरीद कर 2 की हानि हुई है ना, तो बेचा कितने में होगा, 3 में। कोई दिक्कत है किसी को, फिर से देखो, मैंने कहा पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, मतलब 5 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का लाभ, तो बेचा कितने में है, 6 रुपए में। दूसरी वस्तु को 40% की हानि, मतलब 5 रुपए में खरीदा गया, 2 रुपए का नुकसान, जो ऊपर वाला 2 है ये इसकी हानि हुई है उसे, 2 रुपए का नुकसान, तो बेचा गया है 3 में। अब सबसे ऊपर की लाइन पढ़ो, क्या बोला है उसने, उसने बोला है भैया इनका विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं विक्रय मूल्य बराबर करना चाहूंगा तो ये तो 6 है और ये 3 है, तो क्या मुझे इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये 6 के बराबर होगा। तो फिर इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। हालांकि इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है प्रॉफिट या लॉस निकालने की। आप ऐसे ही निकालो कि अगर किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तो 1/5, 5 की चीज को 6 में बेचा गया। किसी वस्तु को 40% की हानि पर बेचा गया है तो 5 की चीज को 3 में बेचा गया है, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर करना है मुझे। लो और आसान बना दिया, इस 6 को 6 बना लो, 3 दूनी 6, तो इधर भी 2 से गुणा करी, तो ये आ गया 10 और 6। अब दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो गया ना, 6 और 6, मुझे बराबर ही चाहिए विक्रय मूल्य, पहली लाइन से वो मैंने निकाल दिया। प्रत्येक को 15,000 में बेचा है। आप कहेंगे सर 15,000 का क्या काम, उसका काम मैंने पिछले वाले मेथड में ले लिया। इस मेथड में 15,000 से केवल एक चीज हम समझेंगे कि इनका विक्रय मूल्य बराबर है, बाकी हम अपने हिसाब से करेंगे। मैंने परसेंटेज से 5 से 6 किया क्योंकि 1/5 था, ये 2/5 था, इसको 5 से 3 किया क्योंकि यहां हानि हो रही थी। फिर मैंने इनका विक्रय मूल्य बराबर किया, ये 6 है, ये 3 था, 2 से गुणा किया दोनों तरफ, तो 6 और 10 हो गया। अब इनको जोड़ लो भैया, ओवरऑल पूछा है ना उसने, ओवरऑल ये आ जाएगा 12 और ओवरऑल आ जाएगा 10 और 5 15। 15 में कोई चीज खरीदी गई और 12 में बेच दी गई, कितने का नुकसान हो गया, 3 की हानि हो गई सर, 3 की हानि।
और हानि परसेंट निकालना है तो 3/15 गुणा 100, तो 3×5 = 15 और 5 से जाएगा 20 बार। अब आप कहेंगे सर ये तो बेस्ट मेथड है। यस, आपकी मर्जी है, कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो, सारा खेल समझने का है। पिछला मेथड जो मैंने कराया था वो ये था, ये मेथड है, ये रहा रेशियो मेथड है। मैं कह रहा हूं फिर से ये क्लास आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज की क्लास में सारे बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास है। अब ये सवाल देखो बच्चे जरा, ये सवाल देखेंगे जरा और बताएंगे मुझे पढ़ के कि क्या इसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है जो मैंने आपको लिखवाई थी, और देखकर फिर आप अपना आंसर एक एक मैं कह रहा हूं 1 सेकंड में अपना आंसर आप बताने वाले हो। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस बराबर है, पहली लाइन में तो साफ दे दिया भाई, विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस बराबर है, ओके, सेलिंग प्राइस बराबर है। अब आपसे कह रहा है कि पहली वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा गया, 15% का लाभ, दूसरी वस्तु को 15% की हानि, दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा गया है। भाई पहली वस्तु को 15% के लाभ पर और दूसरी को 15% की हानि, ये तो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई कि भैया सेलिंग प्राइस बराबर है, एक को 15% लाभ, एक को 15% हानि। तो मैंने आपको बताया ऐसे केस में जो ओवरऑल होता है, क्या होता है बच्चे, ओवरऑल होता है हानि, और कितनी होगी, 15 का स्क्वायर बटा 100, ए स्क्वायर बटे 100% की होती है। तो आप कहेंगे सर 225 बटा 100, यानी कि 2.25%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हो गया, बस इतना ही करना है आपको। पिछले सवाल में हमें ये दोनों बराबर नहीं मिले थे तो हमने रेशियो मेथड से कर लिया था, है ना। पिछले सवाल में ये दोनों चीज हमें बराबर नहीं मिले थे, तो 20% और 40% था, इससे कर लिया था। इसमें दोनों बराबर मिल गए, 15% लाभ 15% हानि, हमने सीधा उठाकर कहा ओवरऑल हानि होगी 15² बटा 100। इससे बेस्ट और क्या लोगे आप। ये सवाल करके दिखा दो मुझे जल्दी से, अब आप लोग जल्दी से बच्चे इस सवाल का जवाब आप मुझे बताएंगे क्या होगा। बताओ। देखो, आदित्य ने अपने निजी संग्रह की 2 कलाई घड़ियों में से एक प्रत्येक को 12,600 में बेचा, प्रत्येक को 12,600 में बेचा। पहली घड़ी को 26% लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि हुई। भाई देखो, यहां एक चीज तो हमें क्लियर है, प्रत्येक को 12,600 में बेचा है, मतलब कि उनका सेलिंग प्राइस बराबर है। अब आप पिछले सवाल की तरह कर सकते हो, जो जहां पर 20 और 40% दिया हुआ था। अब आपसे उसने बोला एक को 26% लाभ, दूसरे को 10% की हानि। आप रेशियो मेथड से करना चाहो कर लो, लेकिन a² बटा 100 मत लगाना, क्योंकि यहां परसेंट अलग अलग है। तो बढ़िया है आप रेशियो मेथड से करो। 26% का फ्रैक्शन बदलेंगे, 2 से कटेगा 13 बार, 2 से कटेगा 50 बार, और उसे लाभ हुआ है ना तो प्लस लगा दो। और दूसरा रेशियो कितना है, 10% की हानि है, तो 1/10 और यहां माइनस लगा दो। अब आप देखो कि पहली घड़ी 26% के लाभ पर बेची गई है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, 50 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 63। और दूसरी घड़ी पर 10% का लॉस है, तो 10 से कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 9। अब हमें एक चीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई बच्चे कि यहां उनका विक्रय मूल्य बराबर है ना। तो इनका विक्रय मूल्य बराबर कर लो भाई, ये 63 है, ये 9 है, तो इसको 7 से गुणा कर लो, 9 सत्ते 63 होता है, तो ये 70 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। ओवरऑल के लिए जोड़ लो, 63 और 63 कितना होता है, 3 और 3 6, 6 और 6 12, और यहां जोड़ेंगे 7 5 12। अब आप देखो 120 में कोई चीज खरीद कर अगर 126 में बेच दी जाए तो 6 रुपए का लाभ होगा कि नहीं, यस। और परसेंट में निकालना है
तो 6/120 गुणा 100। अब ये चीज आपको अच्छी लगी होगी कि सर ये तो आसान हो गया, 2×5 = 10, 5% का प्रॉफिट होगा। भाई 120 की चीज 126 में बेच रहे हैं तो 5% का प्रॉफिट ही तो होगा, हानि क्यों कह रहे हो आप लोग? हानि नहीं, प्रॉफिट होगा। तो ये जो सवाल है ये किसकी तरह है? ये जस्ट इस सवाल की तरह है, 20% 40%। और जो ये बीच वाला सवाल है इसके लिए भी आप तैयार हो गए हो कि अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंट बराबर दिए हो तो आपको फिर रेशियो मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा a² / 100 कह सकते हो। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चे जो दो टाइप में मैंने रखे हुए थे, और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे आज इस क्लास को लेकर परेशान भी हो रहे हैं कि सर इस क्लास में तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए परेशानी पैदा कर रही हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लास फिर से बिना स्पीड बढ़ाए, आप लोग क्या करते हो जब आप रिवीजन करते हो तो आप स्पीड को इंटू 2 × 2.5 पर करते हो, ऐसा नहीं, फिर से आपको ये क्लास एज इट इज स्पीड पर देखनी है। बहुत अच्छे अच्छे दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो चलिए, कल हमारी क्लास जो होगी वो डिस्काउंट की होगी, बट्टा है ना, इसी का ही पार्ट है, उसे हम स्टार्ट करेंगे 3 दिन में, उसे कंप्लीट करके फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आप इस क्लास को दोबारा देख लीजिए अब रात में, या फिर कल सुबह उठ के देख लेना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।